नमस्कार, म्यूचुअल फंडू चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो आइए देखते हैं सब्सक्राइबर ने क्या रिक्वेस्ट किया है। संदीप माथुर जी ने लाइव मिंट का एक आर्टिकल शेयर किया है और वो लिखते हैं, थैंक यू फॉर द अपडेट। ऑन अ सिमिलर नोट, IDFC has added a provision of side pocketing or creation of a segregated portfolio like Franklin has done. Investments of IDFC are on 100% AAA or A1 schemes which are considered safe. Hope a Franklin-like scenario does not happen here. इस मैसेज को पढ़ के मुझे अत्यंत खुशी हुई कि जो हमारे निवेशक हैं वो बहुत ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं और उन्हें फर्स्ट इंस्टेंस में ही अगर कोई रेड फ्लैग नज़र आता है या कोई प्रॉब्लम नज़र आती है तो वो तुरंत मुझे अप्रोच करते हैं और मुझसे जानना चाहते हैं कि म्यूचुअल फ़ंड में कोई ख़तरा तो नहीं है। और मुझे लगता है कि अगर आप इस तरह की कॉशियस अप्रोच अपनाएंगे तो आप भविष्य में पैदा होने वाले ख़तरों से पहले ही सावधान हो जाएंगे और उन फंड से निकलने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं इस आर्टिकल में और जानने का प्रयास करते हैं कि IDFC MF ने क्या किया है। आर्टिकल की हेडिंग है IDFC MF इंट्रोड्यूसेस साइड पॉकेटिंग प्रोविजन इन इट्स स्कीम डॉक्यूमेंट्स, और यह आर्टिकल 14 अगस्त को मिंट में पब्लिश हुआ था। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप वहां से इस आर्टिकल को डिटेल में पढ़ सकते हैं। इस आर्टिकल के मेन फीचर कवर करने से पहले मैं आपको थोड़ा साइड पॉकेटिंग और सेग्रीगेशन ऑफ पोर्टफोलियो के बारे में समझा देती हूँ। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ने इस फीचर को दिसंबर 2018 में इंट्रोड्यूस किया था और सेबी का ये फीचर इंट्रोड्यूस करने का जो मेन कारण था वो था IL एंड FS का डिफ़ॉल्ट, क्योंकि जब इस कंपनी ने डिफ़ॉल्ट किया था तो बहुत सारे जो डेट म्यूचुअल फंड्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था और उनकी NAV डाउन हो गई थी। सेबी ने ये नोटिस किया कि जो इन्वेस्टर्स पहले से इन फंड्स में इन्वेस्टेड थे उनकी NAV ड्रास्टिकली डाउन हो गई 4%, 5% और उससे ज़्यादा भी। तो डेट फंड्स में जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इस तरह का शॉक लेने को प्रिपेयर नहीं होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है, जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं वो देखते हैं कि NAV काफ़ी डाउन हो गई है और हो सकता है भविष्य में पेमेंट हो जाए या फिर कंपनी पार्शियल पेमेंट करना शुरू कर दे, कोई ना कोई दूसरा तरीका निकाल ले जिसके कारण निवेशकों को नुकसान ना हो, और उस चक्कर में जो NAV है वो बढ़ने लगती है, क्योंकि ये NAV जो है वो डेट मार्केट्स में जो डेट पेपर्स के रेट होते हैं उसके अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट होती है। तो इससे क्या होता है, जो नए इन्वेस्टर आए हैं, जो फॉल हुआ है NAV में, उसके बाद जिन्होंने पैसा लगाया है उन्हें बहुत कम टाइम पे 7 to 8 या 10% का गेन मिल जाता है। और कई लोग इस स्ट्रेटजी को बहुत एग्रेसिवली अपनाते हैं और 7 से 10% का गेन लेकर शॉर्ट टर्म में और बाहर निकल जाते हैं। तो इस चीज़ को कर्ब करने के लिए सेबी ने साइड पॉकेटिंग या सेग्रीगेशन ऑफ पोर्टफोलियो का कंसेप्ट लाया। तो इस कंसेप्ट में क्या होता है कि जब भी कोई डेट पेपर डाउनग्रेड होता है या फिर वो डिफ़ॉल्ट करता है तो जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वो उस पूरे के पूरे डेट पेपर का जो अमाउंट है उसको एक अलग से सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो में डाल सकती है। तो इससे क्या होगा कि जो पुराने निवेशक होंगे उनका इन्वेस्टमेंट्स इसमें बना रहेगा, जो करंट फंड की NAV है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगी, जो नए निवेशक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे उनका इन्वेस्टमेंट उस डेट पेपर में नहीं होगा जो डाउनग्रेड हुआ है या जिसने डिफ़ॉल्ट किया है या जिसके कारण NAV उस म्यूचुअल फंड की डाउन हुई थी। तो जिसके कारण जो नए निवेशक हैं उन्हें जो एक सडन फ़ायदा होता था, जो उन्हें एक शॉर्ट टर्म में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाता था, वो चीज़ उन्हें नहीं मिल पाएगी। और वो भी एक नॉर्मल डेट फंड जिस तरह से प्रॉफिट देता है 6 से 7-8% का, वही उन्हें मिलेगा। तो इस तरह से एक प्रोविज़न लाकर सेबी ने कई चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करी थी। ये बहुत ज़रूरी होता है म्यूचुअल फंड हाउसेस के लिए कि अगर कोई नया कंसेप्ट सेबी ने इंट्रोड्यूस किया है तो उसे स्कीम
इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट यानी SID में शामिल करना, क्योंकि जब ये स्कीम लॉन्च हुई होंगी 2-3 साल पहले, तब साइड पॉकेटिंग का ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं था। तो इसलिए स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में कोई भी डिटेल इस रिगार्डिंग नहीं दिया गया था। अब मान लीजिए भविष्य में IDFC के जो डेट म्यूचुअल फंड्स हैं या हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स हैं, उनका कोई जिस पेपर में उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है वो डाउनग्रेड हो जाता है या डिफ़ॉल्ट कर देता है, तो अगर उनके SID में साइड पॉकेटिंग के बारे में डिटेल्स मेंशन नहीं होंगे तो फिर वो ऐसा काम नहीं कर सकते साइड पॉकेटिंग का, और अगर करते हैं तो उसे इन्वेस्टर्स कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं कि बिना प्रॉपर इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टर्स को दिए उन्होंने इस तरह की कार्रवाई कर ली है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए IDFC ने अपने 17 डेट फंड्स और हाइब्रिड फंड्स में साइड पॉकेटिंग का प्रोविज़न इंक्लूड किया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपका IDFC के डेट म्यूचुअल फंड्स या हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में निवेश है तो आप उस रिस्पेक्टिव म्यूचुअल फंड्स के SID में जाएं और इस प्रोविज़न को पढ़ें कि उन्होंने वहाँ पर क्या लिखा है और उसे समझने का प्रयास करें। अगर आप चाहते हैं कि इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन करूं तो आप कमेंट्स बॉक्स में मेरे को बताइएगा। मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाकर कि किस तरह से इस पूरी चीज़ को एक्सेस करना है और उसको पढ़ के आपको क्या ज्ञान हासिल होगा उसके बारे में पूरा डिटेल वीडियो बना दूंगी। पर ध्यान देने वाली बात ये भी है कि जो SID में चेंजेस हुए हैं ये 19 सितंबर से लागू होंगे, मीन्स आज से करीब 1 महीने बाद। साइड पॉकेटिंग IDFC म्यूचुअल फंड्स की 17 स्कीम्स में इंट्रोड्यूस की गई है। 17 स्कीम्स में प्योर डेट और हाइब्रिड स्कीम्स दोनों शामिल हैं। अगर आप इस तरह के चेंज से कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप 32 डेज़ के अंदर अंदर, इट मीन्स 18 अगस्त से लेकर 18 सितंबर तक आप इन स्कीम से एग्ज़िट कर सकते हैं और आपको कोई भी एग्ज़िट लोड पे नहीं करना होगा। आमतौर पर देखा जाए ये बहुत ही नॉर्मल प्रोसीजर है, जिसके कारण IDFC म्यूचुअल फंड्स भविष्य में अपनी स्कीम्स में साइड पॉकेटिंग को इंट्रोड्यूस कर सकता है। परंतु अगर आपको लगता है कि इससे आपके पोर्टफोलियो में या फिर जिस स्कीम में आपने इन्वेस्ट किया है उसमें खतरा बढ़ सकता है तो आप उसे टाइमली एग्ज़िट भी कर सकते हैं। मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देती हूँ। आप इस आर्टिकल को पूरा पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।